Good morning, students. Today we will start Chapter 2 Nationalism in India's Part 3 Towards Civil Disobedience. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था बट फरवरी 1922 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको वापस ले लेंगे बिकॉज ही फेल्ट दैट द मूवमेंट was turning violent in many places because people were not following not violence method, they were being violated. Within the Congress, some leaders wanted to participate in elections to the Provincial Council. कांग्रेस के लीडर्स और साथ में और दूसरे भी लीडर्स वो क्या चाहते थे, प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना. They felt that it was important to oppose British policies within the councils, argue for reforms, and also demonstrate that these councils were not truly democratic. मीन्स वो क्या चाहते थे, उनको लगता था कि वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज कैसे कर सकते हैं कि वो काउंसिल में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जीतेंगे. देन आर्ग्यू करेंगे रिफॉर्म करने के, ब्रिटिशर्स को कन्विंस करेंगे कि वो रिफॉर्म्स लाएं अपनी पॉलिसीज़ में. C.R. Das, Chittaranjan Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने क्या बनाई थी, स्वराज पार्टी बनाई थी कांग्रेस के साथ मिलके, इसके लिए ताकि वो ब्रिटिशर्स के साथ आर्ग्यू कर सके, उनको अपील कर सके कि वो अपनी काउंसिल पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस लेके आए. Younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radicals, mass agitation, and for full independence. As you know that Congress was divided into two parts, radicals and moderates. So Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose जो radicals थे वो क्या चाहते थे कि full independence, वो चाहते थे कि mass agitation हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ इन्वॉल्व हों और पूर्ण स्वतंत्रता की वो डिमांड कर रहे थे. Then, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon. उन्होंने तब क्या किया, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक कमीशन किसके अंडर, कौन थे लीडर, सर जॉन साइमन, डिसाइड की, फाइनलाइज की, कॉन्स्टिट्यूट की. सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनल मूवमेंट, द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस. इसके अंडर क्या था कि सर जॉन साइमन जो हैं वो इंडिया में हो रही नेशनलिस्ट मूवमेंट को की फंक्शनिंग को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उस सिस्टम को देखेंगे इंडिया के और वहाँ पे चेंजेस लाएंगे. बट द प्रॉब्लम वॉज दैट कि जो कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश की. बट जो कमीशन थी, जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स थे. तो इंडियन लीडर्स की क्या डिमांड थी, इसलिए उन्होंने उसको अपोज किया, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स की ही कमीशन है तो वो इंडियंस की प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर, को कैसे समझ पाएंगे और कैसे उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे. When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." तो जब साइमन कमीशन इंडिया में आए 1928 में तो लोगों ने नारे लगाए किसके, कि साइमन वापस जाओ. उन्होंने हाथों पे काली पट्टियाँ बांधी शो करने के लिए कि हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे. Then the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a wage offer, मीन्स फेक ऑफर किया डोमिनेंट स्टेटस का फॉर इंडिया इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने जस्ट फेक फॉर नेम से एक एक्ट पास किया, अनाउंस किया कि ठीक है हम ऑफर करते हैं कि हम यहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस लेके आएंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, गोल मेज सम्मेलन की अनाउंसमेंट की कि हम फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वहाँ पे बैठ के सब डिस्कस करेंगे. दे डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, बट उससे कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रिटिशर्स उनकी कंडीशंस में रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे. Then in
In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज. आपको ये लर्न करना है कि पूर्ण स्वराज को कब की डिमांड कब की गई 1929 दिसंबर में, और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया की पूर्ण स्वराज. उन्होंने कहा कि अभी हमें कुछ रिफॉर्म्स ही चाहिए, बल्कि हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the इंडिपेंडेंस डे. और क्या डिक्लेयर किया कि हम 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करेंगे. बट इसको ज़्यादा लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया. बहुत ही कम लोगों की अटेंशन जो है इस सेलिब्रेशन तक आ पाई, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था तब तक. Next is 3.1 the Salt March and the Civil Disobedience Movement. On 31st January 1930, Mahatma Gandhi sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने एक लेटर भेजा वायसराय इरविन को, जिसमें 11 डिमांड्स थी. सम वर रिलेटेड टू जनरल इंटरेस्ट में जनरल वेलफेयर की थी, और कुछ क्या थी स्पेसिफिक डिमांड थी ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू द पीजेंट, यानी कि रिच से लेके पुअर तक की कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स उसमें मेंशन की गई थी. बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाया. द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू एबॉलिश सॉल्ट टैक्स. उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड थी वो क्या थी, सॉल्ट टैक्स. उस टाइम क्या होता था कि ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट की मोनोपोली अपने हैंड में ले ली थी. मीन्स कॉपीराइट था उनका कि सिर्फ वो ही सॉल्ट बनाएंगे. अब सॉल्ट जैसे है कॉमन थिंग जो गरीब लोग भी यूज़ करते हैं और अमीर लोग भी यूज़ करते हैं, एसेंशियल है, फूड आइटम है, एसेंशियल फूड आइटम है, उसके ऊपर अगर टैक्स लग जाएगा तो इंडियंस कैसे वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे. इसलिए महात्मा गांधी जी ने डिमांड की कि वो सॉल्ट लॉ को हटाएं. बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो मोस्ट ऑपरेसिव फेस करेंगे, फिर ब्रिटिश रूल डिक्लेयर कर दिया कि अब वो सॉल्ट मार्च करेंगे. देन ये सेम आ गया, इरविन वॉज अनविलिंगली टू नेगोशिएट. उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि वो कन्विंस कर सके. सो महात्मा गांधी ने क्या स्टार्ट किया, अपना फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ, जो इच्छुक लोग थे उनके साथ. द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जीज आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, यानी कि साबरमती से लेके डांडी तक का 240 मील तक का जो रास्ता था उन्होंने मार्च किया. फिर किसके लिए, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. दे वॉकड फॉर 24 days अबाउट 10 मील अ डे. वो 10-10 मील एक दिन तक चलते थे. लोग उनसे जुड़ते रहते थे, जिस जगह से वो आते थे वो लोगों को बताते थे कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं. देन ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी एंड वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग वाटर. तो उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाया था समुद्र के पानी को बॉईल करके, और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था. कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गए थे कि हम तुम्हारे सॉल्ट लॉ को नहीं मानते, अब हम इंडियंस जो है खुद ही बनाएंगे उसको. दिस मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो एक तरह से सॉल्ट मार्च की जो इवेंट था, जो इंसिडेंट था, वो स्टार्टिंग थी. किसकी स्टार्टिंग थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की. वो विनती के साथ, पूरी अपील के साथ आपकी अवज्ञा करेंगे, मीन्स आपके ऑर्डर को नहीं मानेंगे. Then the people were asked not only to not cooperate but also break the colonial rule. यानी कि क्या कहा गया कि ब्रिटिश को सिर्फ कॉपरेट ही नहीं करना, कॉपरेट तो करना ही नहीं है, साथ साथ उनके जो लॉज है, जो कानून है, उनको भी ब्रेक करना है. अब उसका क्या रिजल्ट हुआ, वरीड बाय द डेवलपमेंट्स, क्योंकि अब मूवमेंट जो है तेज़ी से फैलने लगा था, लोग अवज्ञा करने लगे थे, डिसोबीडियंस करने लगे थे ब्रिटिशर्स की. तो द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन. तो उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट किया. दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस. तो लोग बहुत सारी जगहों पे क्या हो गए, वायलेंट हो गए. व्हेन अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया अप्रैल 1930 में, तो एंग्री क्राउड ने डेमोन्स्ट्रेट किया पेशावर की गलियों में, और पुलिस फायरिंग को फेस किया. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Sholapur attacked police posts, municipal buildings, lockouts and railway stations.
ऑल स्ट्रक्चर द सिम्बलाइज ब्रिटिश रूल। जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया तब जो शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो उन्होंने अटैक किया, कहाँ पे, पुलिस पोस्ट पे अटैक किया, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स पे अटैक किया, रेलवे स्टेशन पे, यानी कि जो जो बिल्डिंग्स जो जो ब्रिटिश रूल को सिम्बलाइज करते थे उन सारी उस प्रॉपर्टी को उन्होंने अटैक किया। A frightened government responded with the policy of brutal repression। अब गवर्नमेंट जो बहुत हताश हो चुकी थी उन्होंने क्या किया कि ब्रूचुअल यानी कि क्रुएलिटी शो करना स्टार्ट कर दिया। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, women and children were beaten and about 1 lakh people were arrested। जो पीसफुली सत्याग्रह कर रहे थे यानी कि सिर्फ धरना दे रहे थे, वॉयलेंट नहीं थे, उन लोगों के ऊपर अटैक किया। वीमेन औरतों को और बच्चों को बुरी तरह पीटा गया और करीब 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irvin on 5th March 1931। अब क्योंकि वॉयलेंट हो चुका था तो गांधी जी ने क्या डिसाइड किया एक बार फिर कि वो इस मूवमेंट को वापस लेंगे और वो इरविन के साथ एक पैक्ट यानी कि कॉन्फ्रेंस करेंगे। By this Gandhi-Irwin Pact, Gandhiji consisted to participate in a round table conference। गांधी ने डिसाइड किया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। Then in December 1931, Gandhiji went to London for the conference, but the negotiation broke down and he returned disappointed। मैं सब कॉन्फ्रेंस में गए वो, ठीक है, बट नेगोशिएट वो लोगों ब्रिटिशर्स को कन्विंस नहीं कर सके और निराश होके वापस आ गए। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगेन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। अब उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि गवर्नमेंट ने दबाने का, दमन करने का, शोषण करने का एक नया रास्ता लिया है। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, दोनों ही जेल में थे। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बाइकआउट्स। और बहुत सारे मेजर्स विद चेक्स, कंट्रोल्स लगा दिए गए किसको रोकने के लिए, मीटिंग्स की, लोग ना तो मीटिंग करेंगे, ना डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ना ही किसी चीज़ को बाइकआउट करेंगे। देन गांधी relaunched द सिविल disobedience movement। For over a year, the movement continued, but by 1934 it lost its momentum। गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया, 1 साल तक मूवमेंट कंटिन्यू है, बट 1934 में उसकी जो इम्पोर्टेंस थी मूवमेंट की वो धीरे धीरे खत्म हो गई। नाउ 3.2 हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, की लोगों के नज़रों में मूवमेंट को देखने का क्या नज़रिया था, कैसे उन्होंने मूवमेंट में हिस्सा लिया। इसमें 4 पार्ट्स आएंगे आपके कि रिच पीजेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, पुअर पीजेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, बिजनेस कम्युनिटी का क्या कंट्रीब्यूशन था और वर्कर्स का क्या कंट्रीब्यूशन था। सो फ्रॉम फर्स्ट, रिच पीजेंट्स। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइजेज। वो किस वजह से अगेंस्ट थे कि जो ट्रेड डिप्रेशन यानी कि जो आर्थिक व्यावसायिक मंदी चल रही थी और प्राइजेस बिल्कुल फॉल हो गए थे, यानी कि चीज़ों के रेट एकदम घट गए थे। दे वर अनेबल टू पे द गवर्नमेंट रिवेन्यू, किसके अगेंस्ट से कि उनके लिए इम्पॉसिबल था कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। So the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment। अब लोगों के मन में रिसेंटमेंट था, एक एंगर था, एक नाराज़गी थी क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू रिड्यूस नहीं कर रही थी, यानी कि उनसे जितना टैक्स पहले लिया जाता था उतना ही टैक्स की डिमांड कर रही थी। These rich peasants became supporters of the civil disobedience movement, but for them the fight for स्वराज was a struggle against high revenue। उनके लिए जो फाइट थी स्वराज के लिए मीन्स वो किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट। बट दे वर डीपली disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rate being revised। मगर वो डिसअपॉइंटेड हुए, यानी कि नाराज हुए, क्यों, जब 1931 में मूवमेंट को वापस ले लिया गया, क्योंकि
उनकी जो डिमांड थी कि रिवेन्यू कम किया जाए, रिवेन्यू रेट कम हो, वो नहीं हुआ था. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. तो बहुत सारे रिच पीजेंट्स ने, उनको लगा कि जब उनकी पहले डिमांड फुलफिल नहीं तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया. Now next is the poor peasant. The poor peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand. वो सिर्फ रेवेन्यू डिमांड के अगेंस्ट नहीं थे, वो बल्कि क्या चाहते थे, दे मोस्ट ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड. मीन्स वो छोटे छोटे फार्मर्स थे जिन्होंने लैंडलॉर्ड से रेंट पे लैंड एरिया लिया था ताकि वो उसको कल्टिवेट कर सके. एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड, क्योंकि संकट का टाइम था, इनकम बहुत ज़्यादा उनकी कम हो गई थी. सो द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट. तो वो मजबूर थे कि वो अपना रेंट कैसे पे करें उस लैंड एरिया का. दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स टू बी रिमिटेड. वो क्या चाहते थे कि लैंडलॉर्ड्स जो हैं उनसे पे रेंट ना ले और उसको रिमिट कर देने की एग्जम्प्ट कर दे कि उनका जो किराया है वो माफ़ कर दे. बट कांग्रेस ने पुअर पीजेंट्रीज के डिमांड में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया बिकॉज दे थॉट दैट इफ दे सपोर्ट पुअर पीजेंट देन रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स will give up the campaign because it will create a gap between rich and poor and Congress also. So the Congress remained uncertain with poor peasants. Means क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स को पता था कि अगर वो पुअर पीजेंट्स का सपोर्ट करेंगे तो रिच पीजेंट्स वहाँ कांग्रेस से अपना सपोर्ट हटा लेंगे. Now next is business communities participation. During the First World War, Indian merchants and industrialists wanted protection against import of foreign goods and foreign exchange ratio. मीन्स वो क्या चाहते थे, जो बिजनेस कम्युनिटी थी, कि फ़ॉरेन से कुछ इंपोर्ट ना किया जाए, विदेशी सामान ना मंगाया जाए और जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रेशो है उसको भी सेट किया जाए. क्योंकि अगर सारा सामान विदेशों से आएगा, फॉरेन कंट्रीज़ में आएगा, तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स यानी कि जो मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी. टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म्ड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI in 1927. Then some industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first relaunched. यानी कि जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे लाइक जी.डी. बिरला, उन्होंने सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर कॉलोनियल कंट्रोल ना होके इंडियन कंट्रोल हो. बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथोजियास्टिक. कहते हैं बट जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं हो पाई, यानी कि वहाँ पे डिमांड्स फुलफिल नहीं हो पाई, तो उन्होंने उनका जो पार्टिसिपेशन था, जिस एनर्जी के साथ वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो कम कर दिया. Now next is participation of workers. The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in large number. मीन्स वो बहुत कम लोग थे जो वर्कर्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे. Some workers did not participate in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program. मीन्स वो गांधी जी के प्रोग्राम को तो फॉलो करते थे, उनसे आइडियाज़ लेते थे लाइक boycott of foreign goods, and they were against low wages and poor working conditions, but they were not enthusiastically participated in that movement. Now next feature is means after workers, next is participation of women. The large scale participation of women in civil disobedience movement. Women participated in protest marches, manufactured salt, and picketed foreign clothes and liquor shop.
मिस वीमेन ने भी पार्टिसिपेट किया मार्चेस में, जितने मार्च निकाले गए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने में। एंड बाइकआउट किया किसका, लिकर शॉप को, पिकेटेड किया, उनकी एंट्रीज बंद की, एंड फॉरेन क्लोथ्स की। मैनी वेंट टू जेल, बहुत सारी फीमेल को जेल में भी जाना पड़ा। दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ स्केयर ड्यूटी ऑफ वीमेन, यानी कि गांधी जी उनको क्या कहते थे कि अगर आप अपनी एक्टिव सर्विसेज यानी कि अपनी सेवा देश की करोगे तो वो एक सच्ची सेवा होगी। सो दीज आर द पॉइंट्स मीन्स हाउ पीपल पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस movement. Now next is the limits of civil disobedience movement. Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchabilities was not eliminated. मीन्स गांधी जी क्या कहते थे कि स्वराज तब तक नहीं मिल सकता चाहे कई 100 साल लग जाए जब तक कि हम अनटचेबिलिटी को, यानी कि जो इंडिया में एक छुआछूत की बीमारी है, लोग जो उसको प्रैक्टिस करते हैं उसको पूरी तरह से ख़त्म ना कर दिया जाए। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन, वो क्या कहते थे अनटचेबल को, यानी कि जिनको अछूत बोला जाता था उनको वो क्या बोलते थे, हरिजन। हरिजन मीन्स हरि के जन, यानी कि गॉड। हरिजन मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि गांधी जी जो अछूत लोग जिनको मानते हैं उनको चिल्ड्रन ऑफ गॉड यानी कि हरि के जन्म, उनके बंदे को। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड असेस पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल, क्योंकि जिन लोगों को अनटचेबल्स माना जाता था उनकी ना तो टेम्पल्स में एंट्री होती थी, ना ही उनके लिए पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स और स्कूल्स अवेलेबल होते थे। ही हिमसेल्फ क्लीन, उन्होंने खुद ही टॉयलेट साफ़ की, उनकी किसकी की जो वर्क है किसका, भंगीज यानी कि जो स्वीपर्स का है, उनकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि वो हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें तो हमें उनके साथ अनटचेबिलिटी नहीं करनी चाहिए। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी, बट जो कुछ दलित लीडर्स थे वो क्या चाहते थे कि कुछ पॉलिटिकल सॉल्यूशंस करने चाहिए इस कम्युनिटी को की अपलिफ्टमेंट के लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ही ऑर्गेनाइज करनी स्टार्ट कर दी। दे वर डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अ सेपरेट इलेक्टोरल, उन्होंने क्या किया कि हमें अपना अलग चुनाव क्षेत्र चाहिए, अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहिए, यानी कि दे वर डिमांडिंग फॉर रिजर्वेशन एंड दे वर डिमांडिंग फॉर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि हमें पॉलिटिक्स में अपनी पावर सशक्तिकरण चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु वॉज द लीडर ऑफ द दलित समाज, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उनकी गांधी जी के साथ आगे उन्होंने क्या स्टार्ट किया, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930 clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorals for दलित। जिसमें क्या चाहते थे, अलग से दलित के लिए अलग से चुनाव का प्रतीक चाहते थे, उन्होंने आर्ग्यू किया। बट गांधी जी उनकी डिमांड को डिनाई किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो रिजर्वेशन दे देंगे यानी कि उनको अलग कर देंगे इस कम्युनिटी को, तो यूनिटी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और हम कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस गेट नहीं कर पाएंगे। इसका क्या रिजल्ट हुआ कि द रिजल्ट वॉज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। बट ब्रिटिशर्स के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने पूना पैक्ट में उनको क्या दे दी, इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास यानी कि जिसको हम शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं, सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको रिजर्वेशन दे दी, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो क्या चाहते थे, ब्रेक एंड रूल। ब्रिटिशर्स की तो यही था कि इनकी यूनिटी को ब्रेक करें, इनको डिवाइड करें और रूल करें। इसके साथ साथ क्या हुआ, मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो वर डिमांडिंग, क्योंकि डिक्लाइन हो गया था नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का, और जो लार्ज मुस्लिम सेक्शन था वो क्या फेल्ट कर रहा था कि कांग्रेस जो है उनके साथ जस्टिस नहीं होने दे रही। फ्रॉम द मिड 1920 द कांग्रेस टू बी मोर विजिबल एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा में से क्या शो कर रहे थे, वो क्या दिखा रहे बोलते थे कि कांग्रेस लीडर्स हिंदू रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और मुस्लिम समाज की अवहेलना कर रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड रायट्स इन वेरियस सिटीज़, तो बहुत सारे शहरों में क्लैशेस हुए और दंगे फसाद होने लगे। The important difference was over the question of representation in the future assemblies
that were to be elected. मेन तो उनकी क्या डिमांड थी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की हमें जो फ्यूचर में असेंबली आएगी दे वांट डिफरेंट सेपरेट इलेक्शन कमीशन. देन मोहम्मद अली जिन्ना हु वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग, क्या उन्होंने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्ट्रल चाहिए, तभी हम की डिमांड को हम गिव अप कर देंगे अगर मुस्लिम्स को एश्योरिटी दी जाए कि उनको रिजर्व सीट्स मिलेंगी. कहाँ पे रिजर्व सीट की डिमांड कर रहे थे? दे वर डिमांडिंग reserved seats in Central Assembly and representation in proportion to population in the Muslim dominated provinces. की जो एरिया जहाँ पे मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है वहाँ पे वो डिमांड चाहते थे अपनी पावर की. Then when the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities. तो क्या कहते हैं, जब स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो वहाँ पे क्या शो हो रहा था कि डिस्ट्रस्ट मीन्स लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे और एक दूसरे को शक की नजर से देखते थे. मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India. बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स और जो बुद्धिजीवी लोग थे, कि जो बहुत इंटेलिजेंट मानते थे अपने आप को, वो क्या दिखाना चाह रहे थे कि मुस्लिम्स का इंडिया में क्या है, वो एक माइनॉरिटी ही है और उनको फियर था कि अगर हम माइनॉरिटी रहेंगे कि इंडिया जो है एक मेजॉरिटी है इंडिया में किसकी, हिंदू कम्युनिटी की. सो दे फियर्ड दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ अ हिंदू मेजॉरिटी, कि उनके जो कल्चर है, उनकी आइडेंटिटी है, मुस्लिम समाज की जो पहचान है वो मिक्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी कि अगर वो डोमिनेशन किसकी पावर के अंडर रहेंगे, हिंदू मेजॉरिटी की पावर में रहेंगे. So I hope through point 3 towards civil disobedience you are able to understand about the ups and downs in civil disobedience movement and difference between non-cooperation movement and civil disobedience movement. In this topic you have learned about the participation of different communities, different sections of the population and the result and the demand of separate country or separate political power of Muslims. Now you all have to underline important points, one mark points in your book and revise them. Thank you.